नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे। विगत कुछ वर्षों से हमारा उत्तराखंड राज्य बड़ी कठिन विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। खासकर जब बरसात का मौसम आता है तो उस वक्त तरह तरह की जो लैंडस्लाइड की समस्याएं हैं, भूस्खलन की जो समस्याएं हैं या बादल फटने की जो समस्याएं हैं, वो एक विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। आप देख रहे होंगे कि हर साल ये जो बादल फटने की घटना है या पहाड़ टूटने की जो घटनाएं हैं, ये बढ़ती ही जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। मैंने इस बात पर काफी सोचा और काफी स्टडी करने के बाद कुछ बिंदुओं को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि ये भारत के हर निवासी को पता होना चाहिए, भारत के हर नागरिक को ये पता होना चाहिए। खासकर उत्तराखंड के हर बासिंदे को, हर नागरिक को, हर उत्तराखंडी को ये बात अवश्य पता होनी चाहिए कि जो ये जिस तरह की विकराल समस्याएं बरसात के दिनों में भूस्खलन और बादल फटने के रूप में हमारे सामने आ रही हैं और एक भयावह रूप लेते हुए हमारे पहाड़ों में जो गांव बसे हैं उनके ऊपर एक जलजले के रूप में, एक भयावह स्थिति के रूप में, विस्फोटक स्थिति के रूप में हमारे गांवों को नष्ट कर रही है, हमारे कस्बों को नष्ट कर रही है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये प्राकृतिक आपदा, कि प्रकृति अपने विध्वंसक रूप पर आने को मजबूर है। आखिर वो ऐसे कौन से कारण हैं? ऐसा मनुष्य ऐसा क्या कर रहा है कि जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और उसकी वजह से प्रकृति अपना विकराल रूप धारण करके खासकर उत्तराखंड और हिमाचल में विध्वंसक रूप ले रही है। दोस्तों, वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून में जो जियो फिजिक्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सुशील कुमार, उन्होंने भी इस पर बारीकी से जांच की और उन्होंने कुछ बातें जो है सामने रखी कि ये जो कंटिन्यू कुछ वर्षों से बादल फटने की जो घटनाएं तेज हो रही हैं, ये आखिर इनका क्या कारण है। ये जो पहले सिंगल कभी सुनने को आपने सुना होगा कि पिछले 30 वर्षों से भी अगर बात करता हूँ, मैं भी गांव में पला बढ़ा और पौड़ी गढ़वाल में मैं पला बढ़ा। मैंने अपने बचपन में कभी इस तरह की जो बादल फटने की जो वृष्टि है, ये जो स्थिति है, ये अचानक बाढ़ का आ जाना, ये इस तरह की जो ये कंटिन्यू जो ये नॉन स्टॉप घटनाएं हो रही है, ये कभी सुनने को नहीं मिलती थी। यदा कदा 10 साल में, 20 साल में अगर कहीं बादल फट भी जाए या बिजली अगर किसी चीज के पेड़ के ऊपर गिर जाए तो सुनने में आता था। लेकिन गांव के गांव बह जा रहे हैं। केदारनाथ में 2013 में जो त्रासदी आई थी, वो भी बादल फटने की वजह से आई थी। इस तरह की कई घटनाएं उत्तराखंड में विगत वर्षों से घट रही हैं। डॉक्टर सुशील ने कहा कि इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है, जो मैं विशेष रूप से सबसे इंपॉर्टेंट जिसको मानता हूं, वो है टिहरी डैम। दूसरा है मानसूनी सीजन और मानसून का सिमटना। तीसरा जो मुख्य कारण है वो है जो उत्तराखंड के जो मैदानी हिस्से हैं उनमें वनों का अभाव, जैसे ये स्थितियां बन रही हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जो टिहरी बांध है, जब से ये टिहरी बांध बना है 1978 में इसका बनना स्टार्ट हुआ था और 2007 में ये कंप्लीटली बन के तैयार हो गया था और उसके बाद इसमें जल का भराव शुरू हुआ भागीरथी नदी को रोकते हुए। और ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। लगभग 260 मीटर ऊंचा ये बांध है, जिसमें लगभग
जिसमें लगभग 32 लाख फीट के अंदर पानी भरा हुआ है, यानी कि 4 क्यूबिक किलोमीटर क्षेत्र में यह जलाशय फैला हुआ है। इसका जो ऊपरी जल क्षेत्र है उसकी वो करीब करीब 52 वर्ग किलोमीटर है। जिस भागीरथी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र पहले एक लिमिटेड हुआ करता था, सीमित हुआ करता था, बांध बनने के बाद वो इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतनी बड़ी मात्रा में एक जगह पानी अगर इकट्ठा होता है तो जाहिर सी बात है जो प्रक्रिया समुद्र में होती है बादल बनने की, जो प्रोसेस समुद्र में बादल बनने का होता है, वो इतना बड़ा क्षेत्र में जो जलाशय है उससे भी लगभग वही जो प्रोसेस है, वही प्रक्रिया है, वो यहां पे होने लगती है। तो होता क्या है कि मानसून सीजन में खासकर वेपराइजेशन होती है सनलाइट के द्वारा, और सूर्य के ताप से जो वेपराइजेशन होता है उससे जो क्लाउड बनता है, उससे एक तो मानसूनी क्लाउड है और दूसरा जो क्लाउड यहां पर बन रहा है, जो बादल इस जलाशय की वजह से बन रहे हैं, यानी कि टिहरी डैम की वजह से जो जलाशय की वजह से जो बादल बन रहे हैं, अब उनको उचित, एक तो बादल बन रहा है, अब उनको उचित स्थान नहीं मिल पाता है कि वो कहां जाकर बरसें। सिचुएशन ये होती है कि जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर सुशील का भी, जैसे वाडिया इंस्टीट्यूट के जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, उनका भी कहना है कि जो वनाच्छादित क्षेत्र हैं, जो प्लेन एरिया है, वहाँ पे तो वन है नहीं और ना ही सरकारों का इसके ऊपर कोई ध्यान है कि हमें सड़कों के किनारे वन लगाने चाहिए और वन वाला जो पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है जमीन को कवर करें। जो मकान, बिल्डिंग्स, जो कंक्रीट की बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, उन बिल्डिंग्स के बीच में जो है कम से कम 200 या 500 मीटर का गैप हो और उसके बाद मकान बनाने की जो प्रक्रिया है या उसकी जो परमिशन है वो दी जानी चाहिए। तो इस पर सरकारों का कोई कंट्रोल नहीं है। भारत में अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं, किसी का इस ओर ध्यान नहीं है। तो जो ये प्लांटेशन है, एक वजह तो ये हो गई कि प्लेन्स में ये प्लांटेशन नहीं की जा रही है। अब उत्तराखंड की सीमा से जो सबसे बड़ा एरिया है उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश की हालत भी अगर आप देखते हैं तो वन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब रही बात जो उत्तराखंड के तराई क्षेत्र हैं, उसमें देहरादून आ जाता है, हरिद्वार आ जाता है, आपके हल्द्वानी आ जाता है, उधम सिंह नगर आ जाता है, रुद्रपुर आ जाता है, काशीपुर आ जाता है, ये जो बेल्ट हैं, खटीमा आ जाता है, इनमें भी अगर आप देखेंगे तो वनों का जिस स्तर पर वन होने चाहिए तो उस स्तर पर नहीं है। जबकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है भारत का जो कि 70% जो है 70% वनाच्छादित है, लेकिन वो वन कहाँ है? वो अगर हैं भी तो मोस्टली जो वनाच्छादित क्षेत्र है वो पहाड़ों में है। और उन पहाड़ों में जैसा कि वाडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर सुशील कुमार जी ने कहा कि वहाँ पे क्लाउड बनने की प्रक्रिया होती है और वो क्लाउड क्योंकि ये वनों का एक, पेड़ों का ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि वो बादलों को अपनी ओर खींचते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर के तहत और बादल वहाँ पे बरसने लगते हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो प्लेन्स में तो हो नहीं रही है, वो प्रोसेस पहाड़ों में हो रही है, क्योंकि एक तो वन बहुत ज़्यादा है और ऊपर से टिहरी डैम से जो आपका वाष्पीकरण के कारण जो बादल बन रहे हैं वो उन्हीं आसपास के पहाड़ों में बरसने चाहिए, लेकिन वो इस कदर भर जाते हैं पानी से, उनको इस तरह का टेम्परेचर मिल नहीं पाता कि वो बारिश बरसा सके। तो वो पानी का जो उन्होंने पूरा लबालब, जो बादल पानी से कई गैलनों से भरे होते हैं, वो अचानक फिर एक विशिष्ट स्थान पर पेड़ों के वजह से कह लो या उस टेम्परेचर की वजह से कह लो एक साथ बरस जाते हैं। वो क्लाउड ये यूं कह लो फट जाता है, यानी कि जो क्लाउड है वो ब्रस्ट हो जाता है और इस प्रकार से जो तबाही का मंजर है वो सामने आता है हमारे, जिस तरह से आ रहा है कि लैंडस्लाइड हो रही है और जो है उसकी वजह से अचानक बाढ़ आ जाती है और जो गांव
उस नदी के मुहाने पर बसे होते हैं वो तहस नहस हो जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि बादल तो फटा, लेकिन इंसान को बिल्कुल भी उसको रुपए कमाने से फुर्सत नहीं है। उसको होटल्स बनाने हैं, उसको कंक्रीट की बिल्डिंग्स बनानी है, उसको बिजनेस करना है। और वो बिजनेस उसको उत्तराखंड में, खास करके मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं कि उत्तराखंड में भी ये होड़ मची हुई है कि कितनी बिल्डिंगें बना दी जाएं। अनाप शनाप तरीकों से सरकार के द्वारा उनको लाइसेंस बांट दिए जाते हैं, परमिशन दे दी जाती है और वो बड़े बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण करते हैं। और वो बिल्डिंग्स उनको नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जो ये शिवालिक बेल्ट है, जो हिमालयन बेल्ट है, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल की, खासकर उत्तराखंड की, ये जो शिवालिक बेल्ट है ये पूरी तरह से भूकंप से रहित है। इसमें भूकंप आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ये जियोग्राफिकल जो साइंटिस्ट हैं वो ये कई बार घोषणाएं कर चुके हैं, कई बार ये बात बता चुके हैं सरकारों को। भारत के जो जियोग्राफिकल साइंटिस्ट है वो बता चुके हैं, भारत के जो साइंटिस्ट हैं वो बता चुके हैं। जब ये टिहरी डैम बनने जा रहा था उससे पहले जो मैंने पढ़ा है कि 1940 में इसकी रूपरेखा पर इसका काम हुआ कि यहाँ पर वहां से स्टार्ट हुआ था, तो तब कुछ साइंटिस्ट ने इस पर बात भी की थी कि आप जो है शिवालिक बेल्ट पर जो ये डैम बनाने की सोच रहे हैं, ये डैम आने वाले भविष्य में बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और ये सामने आपको नतीजे दिखने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, दूसरी जो इंसानों की मैंने बात की कि वो पैसा कमाने की होड़ में, उनको यह चिंता नहीं है कि हमारी आने वाली जनरेशन का क्या होगा, हमारे उत्तराखंड जो हमारा राज्य है इसकी भौगोलिक स्थिति का क्या होगा, इसकी संस्कृति का क्या होगा, हमारे नौनिहालों का क्या होगा। वो अनाप शनाप तरीके से कंक्रीट के महल बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, होटल्स बनाते जा रहे हैं। और वो भी कहां पर बना रहे हैं, वो नदी के मुहाने पर बना रहे हैं, जहां पर अगर आप भवाली की बात करें, अभी भवाली में जो बादल फटा, भवाली का जो बादल आपने देखा होगा उसकी जो डायरेक्शंस थी, उसकी डायरेक्शंस के मुहाने पर, चलो लेफ्ट साइड में जो बना था वो काफी पहले से बना होगा। और गांव जब बनते हैं, और पहले भी जो गांव, अभी भी जो गांव है, आपने कई गांव उत्तराखंड के देखे होंगे कि वो इस तरह से नदी के किनारे जरूर बनते हैं, लेकिन नदी के मुहाने पे नहीं बनते थे। अभी परिस्थितियां बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। जो भू माफिया हैं या जो बिल्डिंग माफिया हैं, जो ये बिल्डर्स हैं, ये जो मकानों को बना रहे हैं, ये अनाप शनाप जगह पे बना रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं, इनको पैसा कमाने से मतलब है। ये नदी के मुहाने पर उसकी डायरेक्शन की तरफ कम बजट में इनको जमीन अलॉट हो जाती है। सरकार को, ये ब्यूरोक्रेट्स को, मिनिस्टर्स को ये पैसा खिला के उनका मुंह बंद कर देते हैं और उसके बाद ये वहां पर मकान बना लेते हैं। और वो एक तरह से चलती फिरती एक शमशान घाट, मैं बोल दूंगा कि वो शमशान घाट बना रहे हैं लोगों के लिए। और लोगों को वहां पे लोग जो है बसते हैं और उसके बाद लोगों को, आम जनता को ये नहीं पता होता है जो खरीदार है कि यहाँ पे कल क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से इसकी अवेयरनेस फैली जानी चाहिए वो अवेयरनेस लोगों को नहीं है। तो इस वजह से लोग उन बिल्डिंग्स को खरीद लेते हैं, वहां पे दुकान, वहां पे पूरा मोहल्ला बच जाता है, वहां पे पूरी मार्केट बच जाती है। आने वाले भविष्य के खतरे को नजरअंदाज करते हुए वो सब चीजें हो जाती हैं। अगला जो कारण मैं समझता हूं, उत्तराखंड की जो पहाड़ हैं दोस्तों, ये जो पहाड़ हैं ये सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं। ये एक तरह के ऐसी मिट्टी होती है जो पानी को सोखती है, पानी को अपने अंदर संचय करती है। जब ये पानी को संचय करती है और जितनी ज्यादा बरसात होगी, जितनी ज्यादा पानी बरसेगा, उतनी ज्यादा मात्रा में ये पहाड़ पानी को अपने अंदर सोखेंगे। इसीलिए शायद नहीं, इसीलिए ही उत्तराखंड में आपको जगह जगह पानी के सोर्स नजर आते होंगे। पहाड़ों पर भी आप सोचते होंगे कि ये इतनी पहाड़ी पर, इतनी ऊंचाई पर ये पानी का, जल का स्रोत कैसे आ गया। लेकिन
उसका रीजन है क्योंकि पूर्व में हमने मानव निर्मित कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं की थी, हमने नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, हमने टीरी डैम नहीं बनाया था, या टीरी डैम उस समय तक फुल फ्लैश नहीं हुआ था क्योंकि 2007 से में पानी इसमें भरना स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये इसमें जो है जल भरा, इतनी मात्रा में जल भरा कि जो कि अब संकट का कारण बन रहा है कि जिससे अब बादल बन सकते हैं। तो उन पहाड़ों का एक नेचर है पानी को कलेक्ट करना, तो वो करते थे। आज भी आपको ऐसे, हम उत्तराखंडी भाषा में उसको छोइया बोलते हैं, या पानी का जो सोर्स है उसको, तो वो पहले भी होते थे और अब भी हैं। लेकिन जब बरसात विकराल रूप धारण कर लेगी और विकराल रूप धारण करने के बाद पानी उसके अंदर पहाड़ ज्यादा मात्रा में सोख लेगा, जितनी की उसकी क्षमता नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भूस्खलन जैसी मामले सामने आते हैं, लैंडस्लाइड के मामले सामने आते हैं, अचानक से पहाड़ गिर जाता है, पत्थर गिर जाते हैं, अनाप शनाप तरीके से जब गिरते हैं तो उसका खामियाजा आपके सामने है। कई जो यातायात होता है उसमें जो कई कार हैं, कई ट्रक्स हैं, आपने देखे होंगे, उनके वीडियोस आपको देखने को मिल रहे हैं कि वो ऊपर से पत्थर गिरता, पहाड़ गिरता और दब जाते हैं, पूरे गांव के गांव दब जाते हैं। जोशीमठ में जो है लैंडस्लाइड हुआ था पिछले साल, उत्तरकाशी में कई वर्षों पहले भी पूरा पहाड़ टूट गया था। कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन हम लोग इंसान उससे कोई सबक नहीं लेता है। फिर भी वो नदी के मुहाने में ही बिल्डिंग बनाएगा, नदी के मुहाने पर ही अपना बसाव करना चाहता है, सिटी बनाना चाहता है। इस तरह की जो लैंडस्लाइड और विध्वंस की जो घटना है 1952 में सामने आई थी, जिसमें कि सतपुली एक कस्बा है उत्तराखंड में, पौड़ी जिले के अंदर, उसका अस्तित्व खत्म हो गया था। इतनी ज्यादा पानी आया कि जो दूधा तोली क्षेत्र है उसमें अचानक बाढ़ आ गई, पूरा कस्बा तहस नहस हो गया था। ऐसे ही 1954 में रुद्रप्रयाग जिले के डंडवा गांव में अतिवृष्टि के कारण भूस्खलन से पूरा गांव दब गया था। 1975 के बाद से लगभग हर साल इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। अब तो इन घटनाओं की जो दर है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कहा जाता है कि लगभग हर साल बरसात में 20 से 25 घटनाएं ऐसी दर्ज की जा रही हैं। 2013 की घटना का मैं केदारनाथ की जो त्रासदी है उससे आप वाकिफ हैं। 20,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। कहा जाता है कि 10,000 से ज्यादा अभी भी लापता हैं। अभी भवाली में जो अतिवृष्टि हुई बादल फटने से, उसमें भी कहा जाता है कि 500 से ज्यादा लोग मारे गए और कई सैकड़ों लोग गायब हैं। तो यह सब जानने के बाद अब सवाल उठता है कि सरकारें मौन क्यों खड़ी हैं? जब हर साल लैंडस्लाइड में कभी 100 लोग मर रहे हैं, कभी 200 लोग मर रहे हैं, कभी 500 लोग मर रहे हैं, कभी भयावह रूप लेने के बाद हजारों लोग, 20-20 हजार लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, उसके बाद भी, और ये सब जानने के बाद भी कि शिवालिक जो बेल्ट है वो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, उसके बाद भी हम 4 धामों के लिए बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोडें बना रहे हैं, 4 धाम रोड बना रहे हैं, हम रेल गाड़ी वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। अरे एक छोटी सी बात है कि किसी परिवार में अगर कोई व्यक्ति शांति से रहता है और शांति से पूजा पाठ करता है तो अपेक्षा की जाती है कि घर के जो अन्य सदस्य हैं वो उस व्यक्ति को डिस्टर्ब ना करें, उसकी व्यक्ति की तपस्या में, उसकी शांति कार्य में कोई विघ्न ना उत्पन्न करें। और यहां भगवान शिव केदारनाथ में विराजमान है, भगवान विष्णु बद्रीनाथ में विराजमान है। इसी प्रकार से पंच केदार के रूप में भगवान विष्णु और भगवान शिव
या कई देवी देवताओं का निवास है। हम उनकी तपस्या में, वो शांति प्रिय देव हैं, शांति प्रिय हमारे आस्था के केंद्र हैं, हम उनकी तपस्या को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम उनकी तपस्या में विघ्न डाल रहे हैं, कई रूपों में डाल रहे हैं। एक तो जिस तरह से मैंने कहा कि चार धाम की जो रोड बन रही है, रेलगाड़ी जगह जगह पहुंचाई जा रही है, हेलीकॉप्टर से यात्रा की जा रही है, और पूरे पहाड़ों को काट काट कर सुरंगें बनाई जा रही हैं। भैया इतनी ड्रिलिंग आप अगर करेंगे, इतनी अगर आप पहाड़ों के अंदर खोदेंगे, तो पहाड़ तो डिस्टर्ब होंगे ही, भगवान तो डिस्टर्ब हो ही रहे हैं, पहाड़ भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। पहाड़ डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आपदाएं आ रही हैं, पहाड़ नीचे आ रहे हैं। भाई क्या इससे पहले तीर्थ यात्राएं नहीं होती थी? मैं तो आज भी ये नहीं मानता हूं कि कोई व्यक्ति संन्यास आश्रम से पहले तीर्थाटन अगर करने जा रहा है तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ संदेह है। कोई बिरले ही होंगे, बहुत कम लोग होते हैं कि जो वाकई अध्यात्म में विश्वास करते हैं और आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए समय रहते हुए उनको परिवार से कोई मोह नहीं है, उनको भौतिक जगत से कोई मोह नहीं है, वो माया मोह के जंजाल से निकलना चाहते हैं, निकल चुके हैं। वो कुछ ही लोग हैं तो वो तो पैदल यात्रा करना चाहते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे, जो कुछ साधु संत हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे जो वाकई में साधु संत हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो नगाड़े बजा के जाते हैं या जो पैसे कमाने का जिन लोगों ने धंधा बना रखा और वो लोग जाते हैं, तो वो तो जाते ही हैं हेलीकॉप्टर से या बड़ी सुख सुविधाओं के साथ में, लेकिन वो वहां के पर्यावरण को दूषित और उसको डिस्टर्ब तो करते हैं और आम जनता को भी डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि आम जनता भी उनके साथ में जाती है, उनका देखा देखी। तो जो कि भगवानों के, देवों के स्थान है, ये देवभूमि है उत्तराखंड, जहां पे देवताओं को शांति प्रिय स्थान पसंद है। इसलिए आप जरा सा सोचिए कि किसी ऊंची पहाड़ी पर, तुंगनाथ की ऊंची पहाड़ी पर मंदिर बना है, उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या अर्थ है? बद्रीनाथ की उस पहाड़ी पर बद्रीनाथ का मंदिर है, उसका क्या अर्थ है? केदारनाथ की उतनी पहाड़ी पर जहां पर आज भी आदमी आसानी से नहीं जा सकता इंसान, वो अगर भगवान ने अगर उस जगह को चुना है अपनी सिद्धि या अपने स्थान के लिए, तो उसके पीछे क्या रीजन है? हम वो इसीलिए गए हैं कि भाई वो आम जनता से, आम पब्लिक से, आम लोगों से, ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। जहां न तो पशु पक्षी पहुंच सकते हैं, ना इंसान पहुंच सकता है, वहां उन्होंने वो जगह चुनी और हम उसको उसमें विघ्न डालने के लिए पहुंच जाते हैं। क्या पहले प्राचीन काल से ये तीर्थ यात्राएं चली आ रही हैं, लेकिन इतनी संख्या में तो लोग तीर्थ यात्रा नहीं करते थे, क्योंकि उस समय वही लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे जो वाकई भगवान, जिनको लगता था कि अब जो है हमारा सांसारिक जीवन लगभग समाप्ति की तरफ है और अब हमें ईश्वर का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है, अब हमें ईश्वर के पास जाने का समय आ गया। तो इससे पहले कि हम ईश्वर के पास बेरंग जाएं, ठीक है, कुछ करके जाएं, तो ईश्वर को, जो पृथ्वी पर ईश्वर के निवास हैं, पृथ्वी पर जो सिद्धपीठ हैं, उनके दर्शन करके जाएं ताकि आपको मोक्ष मिल सके। क्या आपको लगता है कि ये जो आज का युवा है, जो घोड़े की पीठ में बैठकर जाता है, जो हेलीकॉप्टर से जाता है, या जो अटखेलियां खेलते हुए एक तरह का एडवेंचरस टूर कर कर वहां पहुंचता है, वो एडवेंचर के लिए जा रहा है, उसको भगवान के अस्तित्व से, उससे आध्यात्म से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका रीजन है। हमें भारतीयों को हिंदू धर्म में, खासकर कलयुग में, शास्त्रों का अध्ययन करवाया ही नहीं जाता है। हमें बचपन से नैतिक शिक्षा दी ही नहीं जाती है, हमें रामायण महाभारत या वेद वेदांत की शिक्षा दी ही नहीं जाती है, ना हमें कभी प्रेरणा दी जाती है या हमें कोई इनकरेज करे। ना तो स्कूल विद्यालय इनकरेज करते हैं, ना हमारे पाठ्य पुस्तकों में कहीं उनका उल्लेख है, ना हमारे गार्जियन जो हमारे पेरेंट्स हैं, ना हमारे परिवार के जो बड़े लोग हैं वो इनकरेज करते। कोई सिस्टम ही ऐसा बना रखा है कि हम उनको पढ़ने नहीं चाहते। अचानक फिर ये यूथ को, जो यूथ सिर्फ एडवेंचर का शौकीन है, ट्रैकिंग का शौकीन है, वो वहां पर जाकर रील बना रहा है। केदारनाथ में जाके रील बनाई जा रही है, वहां पे जाके हनीमून मनाया जाता है। जितने भी देवतुल्य स्थान है उत्तराखंड में,
उन पे यही व्यभिचार दिन दिन बढ़ता जा रहा है और हर बार यही हो रहा है। ये भी एक वजह है। अगर मैं धार्मिक स्थिति से बताना चाहूं तो ये भी एक वजह है कि देवता नाराज हो जाते हैं। मैंने जिस तरह से कहा था कि आपके परिवार में अगर कोई शांति प्रिय व्यक्ति है, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति है, जब वो पूजा पाठ अनुष्ठान करना चाहता है और उसको कोई डिस्टर्ब करता है तो उसको बुरा लगता है। वो पहले ही परिवार में बता देते हैं या परिवार का लोगों को ये इंफॉर्मेशन पहले दे दी जाती है कि भैया अमुक व्यक्ति अमुक समय पर पूजा पाठ करता है तो उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, जिस प्रकार से पढ़ाई में डिस्टर्ब ना करे, इसी प्रकार से। तो हम कौन होते हैं भाई? ये कौन लोग हैं? कहां से आ रहे हैं ये लोग? और कौन सी ये मानसिक स्थिति है इन लोगों की जो ये पूजा स्थलों को, देव स्थानों को भ्रष्ट करने पर लगे हुए हैं? ये भी एक रीजन है कि भगवान शिव भोलेनाथ जो है कहीं ना कहीं नाराज हैं। देवभूमि के देव, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो धारी देवी हो, या चाहे वो हमारे अन्य देवी देवता हो जो उत्तराखंड में पूजे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं रुष्ट हैं इन चीजों से कि आप गलत लोगों को, गलत तरीके मानसिकता के लोगों को गलत समय पर उनकी तपस्या को भंग करने के लिए भेज रहे हैं। इसके जिम्मेवार कौन है? हम इंसान हैं। बट हम तो इंसान हैं, ठीक है, लेकिन ये काम किसका है हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यूथ को समझ में नहीं आ रहा है। इसका रीजन मैंने जैसे बताया कि हमारे पाठ्यक्रमों में, हमारे शिक्षा व्यवस्था में खोट है या हमारे संस्कारों में खोट है। हम बचपन से अपने बच्चों को अपने घर में ऐसा माहौल ही नहीं बना पा रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारा यूथ, हम लोग इस बात को समझें कि आखिर वो कौन कौन सी क्या क्या भारत की संस्कृत सभ्यता, हमारे वेद वेदांत, ये शास्त्र हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या औचित्य है इनका, क्या अर्थ है इनका, हम नहीं बता रहे हैं। इस वजह से एक ये भी मैं कारण मानता हूं, धार्मिक दृष्टि से, साइंटिफिक दृष्टि से नहीं, धार्मिक दृष्टि से, कि देवता रुष्ट हैं। और उत्तराखंड के देवता अगर रुष्ट हैं तो आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आप मुझसे गारंटीड लिख लो, जिस तरह से बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं और लैंडस्लाइड जिस तरह से हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, ये जो पहाड़ हैं, ये पानी का जल संग्रहण करके फट रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जिस दिन ये जो टिहरी डैम है ये फट सकता है, ये एक विकराल रूप ले सकता है। ये मैं चेतावनी देना चाहता हूं, इंसानियत को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, पूरे प्राणी जगत को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, भारत सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, उत्तराखंड की सरकार को, सभी बुद्धिजीवियों को, कि ये आने वाले जो टिहरी डैम है, ये आने वाले समय का बहुत बड़ा संकट है। दोस्तों, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, वो हिमालय की बढ़ती जा रही हैं। हर साल कुछ मिलीमीटर, सेंटीमीटर के रूप में वो बढ़ती हैं। जब प्लेट्स बढ़ती हैं तो हिमालय का जो आकार है वो बढ़ रहा है। जब हिमालय बढ़ रहा है और प्लेट्स में जो है उसके अंदर हलचल है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या विकराल स्थिति पैदा हो सकती है टिहरी डैम को लेकर। अर्थक्वेक तो आ ही रहे हैं और जगह भी आ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूं इस वक्त। और दोस्तों, आज ही मैंने गूगल पर यह न्यूज पढ़ी, खासकर हिमालय पर्वत के लिए या हिमालयन बेल्ट के लिए, भारत के लिए, कि 2 हिस्सों में टूटने वाला है भारतीय महाद्वीप, महाविनाश की ओर देश। वैज्ञानिकों ने दी बड़ी चेतावनी। तो इन्होंने जो बात की है, मैं स्टडी की मैं आपको बताता हूं, मैंने कौन सी, ये स्टडी आई है सामने, अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन की स्टडी आई है दोस्तों, कि जो इंडिया टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो धरती की गहराइयों में ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो आने वाले समय में भारी तबाही ला सकते हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भारतीय महाद्वीप बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा है, जिससे सब कुछ बदल सकता है। दोस्तों, ये जो स्टडी है, अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन की स्टडी है, इसमें
ये बदलाव भूकंप के खतरे को बढ़ा सकता है, ये इन्होंने लिखा है। इसे कहते हैं डेलिमिनेशन। डेलिमिनेशन क्या होता है? डेलिमिनेशन होता है जिसमें प्लेट का जो, ये जो मैं टेक्टोनिक प्लेट्स की बात कर रहा हूं, इसका जो निचली हिस्सा होता है दोस्तों, ये हिस्सा जब पृथ्वी का जो मेंटल है, मेंटल वाला जो हिस्सा है, उसमें समाने लगता है, उसमें समा रहा है। तो उनका ये कहना है कि आपकी जो भारत का जो महाद्वीप है, उस महाद्वीप की जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की, उसमें जो एक तरह का डेलिमिनेशन देखने को मिल रहा है। और इस स्टडी में उन्होंने क्या देखा कि भारतीय प्लेट का भारी हिस्सा नीचे की ओर खिसक रहा है, जबकि ऊपरी जो हिस्सा है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे रहता है। इससे प्लेट में एक लंबवत, एक पैरेलल, एक जो है वो दरार बन रही है। ये प्रक्रिया हिमालय क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियों को और बढ़ा सकती है। वैज्ञानिकों ने तिब्बती जो झरने हैं, वहां पे जो फॉल्स हैं दोस्तों, उन फॉल्स में, उन झरनों में हीलियम गैस को पहचाना। हीलियम गैस मिली है उनको उसमें, और इसका मिलना बड़ा ही डेंजरस है, क्योंकि अगर ये मिल रही है तो इसका मतलब है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मेंटल के अंदर समा रही हैं। ये संकेत शुभ संकेत नहीं है, ये डेंजर जोन के संकेत हैं। इसका वो जो बात करना चाहते हैं, वो जो बताना चाहते हैं कि डेलिमिनेशन की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो मेंटल का जो, पृथ्वी का जो मेंटल वाला पार्ट है उसके अंदर समा रहा है। तो इसका मतलब ये बहुत ही भयानक स्थिति को संकेत देती है। तो ये बात है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो बात मैं अभी तक कर रहा था, वो बात कहीं ना कहीं साइंटिस्ट भी कर रहे हैं, और केवल भारत के साइंटिस्ट नहीं कर रहे हैं, भारत के भूगर्भवेत्ता नहीं कर रहे हैं, भारत के जियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, साइंटिस्ट नहीं कर रहे हैं। ये अमेरिका के लोग बोल रहे हैं, ये यूरोप के लोग बोल रहे हैं, यूरोप के वैज्ञानिक इस बात को बोल रहे हैं। तो ये एक चेतावनी है। इस साल जो भवाली में जो ये बादल फटा, ये एक चेतावनी है। इससे पूर्व भी जो केदारनाथ में बादल फटा था, या अनवरत इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं। और क्योंकि उत्तराखंड पूरे शिवालिक जोन में है, जो कि अर्थक्वेक जोन माना जाता है, यहां तक कि दिल्ली तक की जो बेल्ट है वो अर्थक्वेक जोन में उसको डाला गया है। तो इस पर मैं और अधिक न कहते हुए, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं वर्तमान सरकारों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं, क्योंकि आम आदमी भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। जैसे मैंने कहा कि हम लोग केवल मस्खरी करने के लिए और अपना पिकनिक मनाने के लिए अगर देवतुल्य स्थानों में भ्रमण कर रहे हैं, अपने तीर्थ स्थानों पर भ्रमण कर रहे हैं, उनको प्रदूषित कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। जब आपको जिस सांसारिक माया मोह में फंसे हुए हो, और सांसारिक बात ये नहीं है माया मोह, जो सांसारिक आप जीवन जी रहे हैं, अभी आपका समय नहीं हुआ है वहां जाने का, आप उस सांसारिक जीवन में अच्छे कर्म कीजिए। आप उस सांसारिक जीवन में एक दूसरे की मदद कीजिए। आपकी अगर उम्र नहीं हुई है तीर्थाटन करने की, तो आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उस तीर्थाटन को आप दूसरे रूप में ले सकते हैं। मदद करने के लिए, ईश्वरीय सेवा करने के लिए और भी कई तरीके हैं। ये तरीका नहीं है कि पहाड़ों पर जाके बोझ बढ़ाओ और धरती को वहां पे कंपन पैदा कर दो, वहां पे जाके रील बनाओ और वहां पे जाके हनीमून मनाओ। ये स्थान नहीं है हमारा उत्तराखंड, इसलिए नहीं है। ऐसा टूरिज्म नहीं चाहिए उत्तराखंड को। ऐसा डेवलपमेंट मैं सरकारों को कहना चाहता हूं कि मोदी जी, ऐसा प्रधानमंत्री जी, ऐसा डेवलपमेंट से आप हमें दूरी रखें। मैं अपनी ही बात करता हूं कि सपोज मैं ऐसे किसी पहाड़ी कंदरा में हूं, उत्तराखंड का नागरिक होने के नाते मेरे गांव जो है, ठेठ जो मेरे गांव हैं, मेरा ननिहाल है, मेरे
मेरा जो अपना, मेरे पिताजी लोगों का जो पुस्तैनी गांव है वो भी पहाड़ी पर है। अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कि हम लोग भी वहां पर गए हैं या ऐसी जो है बादल फटने की घटना हो जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, हम उसमें मारे जाते हैं, तो ये जो आपका डेवलपमेंट आप बोल रहे हैं, हम 4 धाम के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, 4 धाम के लिए रोड बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, रेलगाड़ी जो है केदारनाथ तक जाएगी, जोशीमठ तक रेलगाड़ी आप बना रहे हैं, क्या करना है हमने इसका? जब हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, जब हमारे उत्तराखंडी, हमारे गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी लोग ही जीवित नहीं रहेंगे, तो हमने ऐसे डेवलपमेंट, ऐसे विकास का चाटना है क्या? कौन चाटने वाला भी नहीं बचेगा। जब चाटने वाले ही नहीं बचेंगे, उसका पोषण करने वाले नहीं बचेंगे, तो क्या करना है ऐसे डेवलपमेंट का? क्यों आप इन पहाड़ों को तोड़ रहे हैं? इतने बुद्धिजीवी तो उत्तराखंड में हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो आपको बार बार चेता रहे हैं कि भैया इन पहाड़ों को मत छेड़ो। जिसको तीर्थाटन करना है वो पैदल मार्ग से जाए, और पैदल मार्ग से ही देखो, दुनिया में कोई भी गोल, कोई भी टारगेट या कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं मिलती। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही समझाया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्ति कर्मणि, अर्थात कर्म करने वाले को ही फल मिलेगा। जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। तो एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन कर्म। हर जीव का कर्म पे है निर्धारण। तो आप जो आप कर्म कर रहे हैं उसको ठीक से कर लें भैया। इन पहाड़ों को हम जो पहले जिस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं उसी तरह से खेती कर लेंगे, खेती पे जीवन यापन कर लेंगे। और भी तरीके हैं जीवन यापन करने के, डेवलपमेंट के। हमें नहीं चाहिए ऐसा टूरिज्म उत्तराखंड में, हमें नहीं चाहिए ऐसा टूरिज्म जो हमारी मौत के मुहाने पर, मौत के हमारी कब्र के ऊपर टूरिज्म का निर्माण हो रहा है, वो नहीं चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आप मेरी बातें आपको अजीब लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको ये बता, एक उत्तराखंडी होने के नाते मैं इस दर्द को समझता हूं। मेरे भी कहीं ना कहीं वो उत्तराखंडी भाई बहन मेरे भी रिश्तेदार थे, मेरे भी कहीं कुटुंब से थे, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि आज उनके साथ हुआ, कल ये हादसा आपके साथ हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है। हमें इसको बचाने का प्रयास करना चाहिए कि हम किस तरह से बचा सकते हैं। मैं तो आपको अभी भी कह रहा हूं, आप चाहे 1000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं या 10,000 मेगावाट किलोवाट बिजली पैदा कर रहे हैं, टिहरी डैम से आपको बहुत बिजली उत्पादन हो रहा है और आपके डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। लेकिन किसी स्टेट के लोगों को, 2-3 करोड़ लोगों की मौत के मुहाने पर अगर आप ये काम कर रहे हैं, उस डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट नहीं चाहिए। मैं आपको यही राय दूंगा कि ये जो टिहरी डैम है इसको अविलंब, बिना देरी किए हुए धीरे धीरे खाली कर दिया जाना चाहिए। और कोई रास्ता तो मुझे सूझता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इस वर्ष बारिश हुई है, कुछ पता नहीं कि किस वर्ष इसी तरह की आने वाले वर्षों में भी ऐसी बारिश का भयावह रूप होगा। कंटिन्यू बारिश हो रही है उत्तराखंड में। और जिस तरह की मैंने इन पहाड़ों की बात की कि अपने अंदर पानी को कलेक्शन कर लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़े घातक सिद्ध होते जा रहे हैं। इसलिए इन पहाड़ों को बचा लीजिए। प्रधानमंत्री जी, यही आपसे मेरी गुजारिश है, यही समस्त उत्तराखंडी लोगों की आपसे प्रार्थना है कि इस पर विचार करिए। और जो लोग इन त्रासदी में, जो भवाली में त्रासदी हुई है, उनमें जिन्होंने अपनी जान, जिन्होंने अपने परिवार खोए हैं, उनको उचित मुआवजा मिले और उनकी आत्माओं को, जो लोग इसमें जान गंवा चुके हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा मैं भगवान केदारनाथ जी से और बद्रीनाथ जी से प्रार्थना करता हूं। और साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप डेवलपमेंट के कई और तरीके हैं उत्तराखंड में, लेकिन इस तरह का डेवलपमेंट
खासकर जो देवभूमि है, जो स्पेशली डेडिकेटेड है गॉड के लिए, जो देव स्थान है, उनको मत उनको डिस्टर्ब कीजिए, मत उनको उनमें व्यवधान डालिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो या मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।